अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वीडियो की हद तक हम लोग जो हैं या पिछली वीडियो की हद तक हम लोग क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक के ऊपर, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नेचुरली हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक्शन क्या क्या लिया है अभी तक। ठीक है, तो इस वाली वीडियो के अंदर हम स्ट्रिक्टली पाकिस्तान की तरफ से जो एफर्ट्स हैं जो कि इट हैज़ अंडरटेकन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, विल बी डिस्कसिंग देम। टू बिगिन विद, सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनली जो कन्वेंशन हैं, क्या उनके साथ पाकिस्तान कंप्लाई करता है? पहला सवाल तो ये बनता है। यस, इसका जवाब यही है कि पाकिस्तान कंप्लाई कर रहा है। एंड पाकिस्तान हैज़ बीन वन ऑफ द फोर रनर्स जो कि प्रॉपरली हर चीज़ को साइन भी करें और रेटिफाई भी करें। अगर बात की जाए शुरुआत से, तो पाकिस्तान signed and ratified the foremost and the most important convention on climate change. That was the United Nations Framework for Climate Change, Framework Convention for Climate Change, UNFCCC. इसके अंदर इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1994। राटिफाई पाकिस्तान ने किया जून 1994 के अंदर, साइन हम लोग 92 में ही कर चुके हुए थे। राटिफिकेशन का मतलब होता है कि आप फॉर्मली उसको सही से एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने मुल्क की हद तक आप उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करने लग जाते हैं। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को बता देता हूँ। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशन एंड अ प्रोटोकॉल। ठीक है, कन्वेंशन होता है एक एग्रीमेंट जिसके ऊपर सारों का कंसेंसस आ जाता है। कन्वेंशन एक बेसिकली गैदरिंग है। गैदरिंग में अगर कोई ट्रीटी साइन हो गई तो वो एक बिल्कुल एक अलहदा एक कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में ट्रीटी साइन होगी तो वो एक कन्वेंशन या ट्रीटी कहलाई जाती है। ठीक हो गया। इन्हीं ट्रीटीज़ की आगे इम्प्लीमेंटेशन को शेप देने के लिए आपके आते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपकी कोई ट्रीटी रेटिफाई नहीं की जाती, जब तक कि उसको रेटिफिकेशन नहीं मिलती, वो आपकी लीगली बाइंडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, उसके पीछे एक वजह है। और वजह क्या है कि लीगल बाइंडिंग आपके ऊपर एक लीगल सॉवरेन करता होता है। ठीक है, अभी थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, समझ लीजिएगा। लीगल सॉवरेन, जैसे पाकिस्तान की मिसाल ली जाए, तो आपके जो लीगल सॉवरेन है, जो कि लीगैलिटी के ऊपर एक मोहर है, दैट इज़ द पार्लियामेंट। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, उस लीगैलिटी को और उसको समझने वाले और उसके हिसाब से डिसीजन देने वाले आपकी आ जाती है जुडिशरी। ठीक है, तो आपका जो लीगल सॉवरेन है पाकिस्तान का, दैट इज़ द पार्लियामेंट। अब हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान के ऊपर कोई भी फॉरेन इम्प्लीकेशन तब तक नहीं अप्लाई हो सकती जब तक कि आपका लीगल सॉवरेन इस चीज़ की इजाज़त ना दे दे। तो जब आपकी लीगल सॉवरेन की तरफ से एक इजाज़तनामा आ जाता है, उसको हम कहते हैं प्रॉपरली रेटिफिकेशन कर देना। रेटिफिकेशन के बड़े तरीक़ेकार होते हैं। आप यूजली बिल एक पास कर देते हैं पार्लियामेंट में और उसके तहत आप रेटिफिकेशन कर लेते हैं। तो क्या हुआ, यूएनएफसीसी को हमने साइन 92 में किया, रेटिफाई हम लोगों ने 1994 में किया। ठीक हो गया। इस तरह से ये हम लोगों ने इसको लीगली अडॉप्ट भी कर लिया पाकिस्तान के अंदर। ये फिर एक्सटेंड होता है इन द फॉर्म ऑफ पेरिस अकॉर्ड्स 2015, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल बाद में, लेकिन जस्ट ये अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक आपको एक बड़ी एक होलिस्टिक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ ऑफ द एग्रीमेंट्स दैट वी हैव साइंड सो फार, उनके बारे में। सो पेरिस अकॉर्ड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। यूएनएफसीसी का एक डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। इसी की एक शाख निकलती है, दैट इज़ द क्योटो प्रोटोकॉल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंटल साइंस। 97 में साइन हुआ, एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2005। पाकिस्तान के साइन हुए 97 में। पाकिस्तान ने रेटिफाई कब किया? रेटिफाई किया जनवरी 2005 में। ये तो आपकी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, वियना कन्वेंशन है, वो आपका 1985 में इसको साइन किया गया, एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1988। पाकिस्तान ने साइन किया था 1988 के अंदर ही। और इसका जो प्रोटोकॉल था, दैट इज़ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट रिप्लीट द ओजोन लेयर। बड़ा मशहूर प्रोटोकॉल है, आई एम श्योर आप सारों ने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज एसेंशियली फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द ओजोन डिप्लीशन। और ओजोन डिप्लीशन, अगर आप लोगों को मेरे पिछले लेक्चर याद हो, तो आपके वो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स की वजह से होते हैं। और फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स कौन से हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने इस एम्बेट के अंदर रखा है कि हम लोगों ने जब वियना कन्वेंशन को साइन किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया, तो ये भी इनडायरेक्टली हम क्लाइमेट चेंज के लिए ही काम कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है, उसकी भी हम सिग्नेटरी हैं। तो ऑफकोर्स दिस ऑल्सो मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज। तो
वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। बहरहाल ये 4 होलिस्टिकली मैंने आप लोगों को बताने थे वो बता दिए। एक इंट्रोडक्शन भी हो गया ऑफ द प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशन दैट वी विल बी स्टडीइंग आफ्टरवर्ड्स, और इन्हीं की डिटेल इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस भी आपको करके दिखाएंगे। अच्छा, फिर अगर देखा जाए लोकली हम लोगों ने क्या क्या एफर्ट किया है, तो सबसे पहले आ जाती है प्राइम मिनिस्टर्स कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज भी हम कह सकते हैं, इसके साथ हम करते होते हैं। एस्टैब्लिश इन 2005, the Prime Minister's Committee on Climate Change operates as the highest political body directing climate change discourse in Pakistan. It is chaired by the Prime Minister of Pakistan and includes the Ministers of Water and Power, Food and Agriculture, Science and Technology, Environment, Deputy Chairman of the Planning and प्लानिंग कमीशन, स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। यानी एक काबीना है जो कि इसकी कमेटी को हेड कर रही होती है। एक प्राइम मिनिस्टर की अलहदा से कमेटी है जो कि बनी हुई है सिंस 2005। ये डोमेंसी की तरफ चली गई थी 2008 में, इसको रीइंस्टेट किया गया था 2015 में। 2008 की पीपीपी की गवर्नमेंट के अंदर ये डोमेंट हो गई थी, बट बाद में रीइंस्टेट हुआ। सेम वाज द केस विद द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, 2012 में रीइंस्टेट की गई थी वो, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि इसका जो करंट एडवाइज़र है हमारा, दैट इज़ मलिक अमीन असलम। सो हमारा लोकली भी अगर देखा जाए तो हमारी एक बाकायदा मिनिस्ट्री है जो कि ओवरसाइट करती है आपके तमाम इन्वायरमेंट रिलेटेड मसाइल को, ख़ुसूसन क्लाइमेट चेंज को। इसका अगर आप लोगों को एक मुँह बोलता सबूत चाहिए तो हमने NDCs का जो हमने जिक्र किया था पिछले से वीडियो के अंदर, NDC डॉक्यूमेंट का, दैट वाज डिवाइस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। इमरान खान साहब की यहाँ पे सेम भी देख लीजिए, इन 90s when people talked about climate change no one understood, but now everyone, especially people from rural areas where they are more close to nature, can see the impact of climate change. So Imran Khan's government, I'm sure all of you understand, is a very progressive government when it comes to climate change, because इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो में climate change सर फहरिस्त नहीं रहा हुआ। If I'm not wrong, PM इमरान खान के मैनिफेस्टो में climate change is probably on the second or third number. Which is a big change, ठीक है। Not saying that I'm an Imran Khan supporter, but I'm sure like this is something जो कि it is applaudable. फिर अगर बात करें पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज एक्ट आया था 2017 में, दिस केम आफ्टर द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड 2015, हम लोगों ने साइन किया था, पर उसको रेटिफाई करने के लिए एंड एवरीथिंग उस प्रोसेस के अंदर पेरिस क्लाइमेट चेंज एक्ट आया 2017 का। ये राइट साइड में बाय द वे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का लोगो है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये एक्ट क्या है, इस एक्ट के तहत, एक्ट क्या होता है, एक्ट इज़ अ कंसेंसस इन द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट की तरफ से एक्ट होता है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो एक्ट को साइन करता है और पास करता है। अच्छा, सारे पार्लियामेंटेरियंस ने क्या डिसाइड किया, इन लोगों ने डिसाइड किया कि आपका एक पॉलिसी मेकिंग क्लाइमेट चेंज काउंसिल होना चाहिए है, ठीक है। ये लीगली आप लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं और डिसाइड कर चुके हैं बेसिकली, अलॉन्ग विद द क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी। क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बिल्कुल जिस तरह आपकी डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़ होती हैं, आपकी हेल्थ सेक्टर की अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बनाने की बात की जा रही है सेंट्रल लेवल के ऊपर, टू प्रिपेयर एंड सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स टू हेल्प पाकिस्तान अडेप्ट टू क्लाइमेट इम्पैक्ट एंड होल्ड द लाइन इन क्लाइमेट चेंज एमिशंस। अच्छा, फिर अगर बात की जाए हमारे यहाँ एक ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर भी है जो कि खसूसन क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान उसको स्टडी करने के लिए बनाया गया। ये कब बना, इट was established in 2002. The center is mandated for national level R&D effort, capacity building, policy analysis, information dissemination and assistance to national planners and policy makers. यही एक सेंट्रल इदारा है जो कि MOCC का रिसर्च बैंक भी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का रिसर्च बैंक के तौर पे इसको बनाया गया और इसने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसका लोगो है। फिर लास्टली अगर बात करिए तो हमारे हो गए ना जो काम पाकिस्तानी स्टेट लेवल के ऊपर किए गए हैं विद रिगार्ड्स टू क्लाइमेट चेंज। अब अगर हम बात करें कि हमें मसले क्या दरपेश हैं, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड जिसके ऊपर काम करना चाहिए, सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले बात की जाए, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी है, एनर्जी सेक्टर, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है व्हेन इट कम्स टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान। बहुत बड़ा एक मसला है इसका कि हमारी एनर्जी पॉलिसी जो थी वो एक ज़माने तक रिवाइज ही नहीं हुई थी। आपको पता है हमारी पहली एनर्जी पॉलिसी कब बनी, 47 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 47 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट 1994। अब 1947 में आपको इंडिपेंडेंस मिलती है, 1994 में जाके आपकी पहली एनर्जी पॉलिसी आती है जिसके अंदर आप डिफाइन करते हैं कि आपने एनर्जी की ट्रांजिशन और एनर्जी का जो एक फ्रेमवर्क है वो आपका क्या होना है, और उसके अंदर आपके सिर्फ सारे का सारा जो दारोमदार था वो था हाइड्रोकार्बन ड्रिवन पावर सेक्टर के अंदर,
फिर आप रिवाइज करते हैं जाके 2013 में, यानी 1994 कहाँ 2013 कहाँ, ठीक है। तो तकरीबन 19 साल बाद जाके आपने रिवाइज किया, फिर आपने 2012 और उसके बाद फिर रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर 2013 किया, फिर 2015 किया, फिर 2017 किया, फिर अब 2019 में भी AEDB की तरफ से एक पॉलिसी आई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी मैंने वैसे खैर एक अंडर अप्रिशिएटेड जो है फिगर लिखा हुआ है। अगर हम ओवरऑल हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो वो ज़्यादा है। एनर्जी की अगर बात करें तो हाई एनर्जी खसूसन 48% आ रहा है। हाउएवर द एनर्जी पॉलिसी डज नॉट टू डेट एम्फोसाइज ऑन सस्टेनेबल मोड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है, अभी भी हमारी कोई सेट पॉलिसी नहीं है। जो अभी रिसेंट पॉलिसी भी आई है उसके अंदर भी कोई सेट पॉलिसी नहीं है जो कि हमें बता सके कि यार हम जो है सही सिमत में हैं या नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी नो कि हमारी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हाइड्रोकार्बन ड्रिवन है। उसके पीछे एक और बहुत बड़ी वजह आती है। अब इसके अंदर पॉलिटिकल मसाइल भी हैं और फिर हमारी कुछ मजबूरियाँ भी हैं। मिसाल लीजिए कि हमारे जो इस वक्त ग्रिड्स हैं उसके अंदर तकरीबन 100 से ज़्यादा IPCs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या पावर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, ये जो है बिजली ट्रांसमिट करते हैं, यानी बिजली हमारी ग्रिड्स के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। और इनमें से 95% कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपको एक विदाउट एन एग्जैजरेशन एक फिगर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 95% कम से कम आपके हाइड्रोकार्बन ड्रिवन है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट वही बात, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम रिलाई ऑन हाइड्रोकार्बन। सो इफ यू आर रिलायंट ऑन दीज IPCs, और IPCs जो हैं वो हाइड्रोकार्बन से बना रहे हैं, देन वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। और फिर अगर बात की जाए हमारे CPEC के प्रोजेक्ट की, तो CPEC के प्रोजेक्ट में बेशतहाशा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन ड्रिवन है। मिसाल ले लीजिए साहिवाल कोल पावर प्लांट, मिसाल ले लीजिए कराची का जो पोर्ट कासिम के 2 कोल पावर प्लांट्स लग रहे हैं, ठीक है ना। सो ये कुछ मिसालें हैं आप लोगों के सामने। इसके ऊपर आप लोग और थोड़ा सा डीप कर सकते हैं इफ़ यू गाइस वांट टू, बल्कि ऐड से कि आप लोग करना चाहिए। फिर एक और बात की जाए गवर्नमेंटल प्रायोरिटी, ठीक है। अब आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट है जो कि सबसे पहले इतना एक बड़े लेवल के ऊपर क्लाइमेट चेंज के मसले को उजागर करी। इससे पहले मेरे शऊर में मैंने आज तक नहीं देखा कि PMLN की गवर्नमेंट ने या PP की गवर्नमेंट ने, या उससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर क्लाइमेट चेंज के इशू को इस हद तक उजागर किया गया हो, कभी भी नहीं किया गया। सो गवर्नमेंटल प्रायोरिटी इज़ ऑल्सो एन इशू जो कि हमारे लिए एक चैलेंज बन के सामने आती है। So this, ladies and gentlemen, concludes our climate change chapter, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में गए हैं। इसमें 2 बातें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। फर्स्टली, ये वाली जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने पाकिस्तान की तरफ से जो एक्शन लिया गया है उसको डिस्कस किया गया है, ये आज तक इसके ऊपर सवाल पेपर में नहीं आया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पेपर के अंदर इसका सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये चीज़ें प्रिपेयर की हैं। तो उम्मीद है कि पेपर में ये सवाल आएगा भी। इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, आना चाहिए है, और हो सकता है कि फिर आप इस पर इस तरह से लिखेंगे तो यू विल हैव गुड नंबर्स। दूसरी बात, क्लाइमेट चेंज की जो मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिसके अंदर हम मिसाल ले लीजिए, हम एनर्जी से रिलेटेड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी हो जाएगी कि आप, वही बात कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। अब इसकी बाकायदा मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ टेंजिबल एक्शन है जो कि हम ले सकते हैं। ये एक्शंस भी पेपर के अंदर गालिबन आए भी हुए हैं और आ भी सकते हैं, और ये हम डिस्कस करेंगे विद टाइम, जिसके अंदर जब मैं आपके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एनर्जी करवाऊंगा तो तब हम एनर्जी का एक मिटिगेशन अडेप्टेशन वाला एंगल देख लेंगे। फिर एग्रीकल्चर जब मैं आपको कराऊंगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि एग्रीकल्चर की कौन सी मिटिगेशन अडेप्टेशन एक्शंस है जो कि हम क्लाइमेट चेंज के मद्देनज़र ले सकते हैं। फिर जब पोल्यूशन के अंदर वेस्ट करवाऊंगा तो वेस्ट के लिए भी आप लोग फिर एक सही लाएअमल तय कर सकेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है एक विद द कोर्स, विद द प्रोग्रेशन ऑफ दिस कोर्स आपके सामने मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज भी खुल के सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पे इसलिए अब हम क्लाइमेट चेंज का जो चैप्टर है उसको एंड करते हैं। आई नो काफ़ी लंबा हो गया है, पता नहीं कितनी वीडियोस हो गई, मेरे ख्याल 12-13 तो हो गई क्लाइमेट चेंज पे खसूसन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव्स, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, पेरिस अकॉर्ड एंड दी कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और फिर हम बात करेंगे पोल्यूशन की, एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। तो उम्मीद है आप लोगों का टाइम अच्छा गुजरा है, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स, उसमें आपके साथ मेरी मुलाकात होती है। आप सबके समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।